नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज दो राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है जो कि 20 सीटों पर है, और मिजोरम की 40 सीटें, यानी कि तमाम जितनी सीटें हैं वहां पर वोटिंग हो रही है। लगातार जो मतदाता हैं उनमें उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वादे नेताओं की तरफ से किए गए, जो तमाम चीजें नेताओं की तरफ से, जो अपने इरादे दरअसल बताए गए, आज जनता उसका फैसला कर रही है छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए और मिजोरम के लिए, जहां पर पता चल जाएगा कि आखिर किसके वादों में इतना दम था और किसकी बातों ने दरअसल जनता के दिल में घर किया और उसने उनके हक में फैसला किया। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपको पता है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एमएनपी जो कि अभी फिलहाल सत्ता में है, मिजो नेशनल फ्रंट, जेडएम मिजोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक भी बार प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं गए हैं किसी भी तरह का इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। उनको एक बार जाना था, लेकिन जोरमथंगा जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ स्टेज शेयर करने से ही मना कर दिया। वो सत्ता में दोनों साथ हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि उन्होंने उनके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं उनको ये लगा कि उनका आना घातक साबित हो सकता है। फायदा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो 3 दिन, एक छोटे राज्य में 3 दिन राहुल गांधी ने वहां पर बिताए, लोगों से संवाद किया, उनसे बात की, लोगों के बीच में गए, उनको एक तरह से ये भी बताया कि उनका पुराना रिश्ता किस तरह से उनके परिवार का यहां से रहा है, और पीस अकॉर्ड साइन करने के बाद किस तरह से सोनिया गांधी, राजीव गांधी वहां पर गए थे। 3 दिन एक राज्य में जहां सिर्फ 40 सीटें, बड़ी बात है। और उसके बाद सोनिया गांधी ने भी एक इमोशनल अपील की थी, और आज भी वो वीडियो जो है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, आज कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट किया गया है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि मिजोरम में कांग्रेस एक बार फिर से बहुत ही सीरियस तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। मणिपुर में भी सिर्फ राहुल गांधी गए थे। आपको पता ही है कि मणिपुर का तो मां भी नहीं बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और मणिपुर का सीधा असर जो है मिजोरम में देखने के लिए मिलेगा, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसकी जो कुछ वहां पर अभी भी चल रहा है उसका पूरा असर पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए जहां पर वोटिंग हो रही है, उनमें से 19 पर कांग्रेस का कब्जा है। आपको पता है कि किस तरह से 2018 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था इस राज्य में, और 68 सीटें उसके खाते में गई थी। उसके बाद उपचुनाव हुआ, तो अभी फिलहाल 71 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और आपको पता है कि उससे पहले 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि 2013 में जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पर जिस तरह का हमला हुआ था, नक्सली हमला, और उसमें एक बड़ी लीडरशिप कांग्रेस की, एक तरह से उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने फिर से अपने आप को उभारा। भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का बन के उभरे, और एक मजबूत चेहरा बन के उभरे हैं। एक ऐसा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की राजनीति में मात देते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से ईडी के छापे लगातार हो रहे हैं और जिस तरह से उन तमाम चीजों को वो हैंडल कर रहे हैं, अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनकी काट कोई मौजूद नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का घोषित चेहरा है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, लेकिन रमन सिंह जो 15 साल जिन्होंने वहां पर शासन किया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो इस बार चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की, नेशनल लीडरशिप की, ये एक तरह की जो पूरी कंफ्यूजन है, जहां पर जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको जो साइडलाइन किया जा रहा है, क्या उसका खामियाजा उन्हें भुगतने के लिए मिल सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर वो कई हफ्तों तक चुनावी प्रचार से पूरी तरीके से गायब रहे हैं। आज जबकि वोटिंग हो रही है तो आपको पता है कि जिस राज्य में कई फेज में वोटिंग होती है, उस राज्य में उसी दिन आपको प्रधानमंत्री जरूर मिलेंगे चुनाव प्रचार करते हुए। आज प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, 2 चुनावी रैलियां उनकी वहां पर हैं। कल वो मध्य प्रदेश में थी। जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार, या अमित शाह लगातार कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी उपलब्धियों की बात तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। और
इस तरह की जबान का वो इस्तेमाल करते हैं, लगता ही नहीं है कि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पार्टी के प्रचार मंत्री के तौर पर, प्रचारक के तौर पर 9.5 साल में सिर्फ उसी रूप में हमें देखने के लिए वो लगातार मिले हैं। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूं और मैं आपको सुनाऊंगी भी कि प्रियंका गांधी ने आज क्या कुछ कहा है और किस अंदाज में और किस तरह से, किस सहजता से उन्होंने जवाब दिया है प्रधानमंत्री के उन तमाम गारंटीज और बातों का, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कांग्रेस की लीडरशिप के लिए, कांग्रेस के लिए करते हैं, उसका जवाब उन्होंने कैसे दिया वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 90 सीटें हैं, 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें एससी की अगर बात करते हैं तो 10 से 13% है, एसटी की बात करते हैं तो 29 से 31% है, और अगर ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग ये 40 से 50% हैं। और ओबीसी ही कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो ओबीसी चेहरा हैं, और आपको पता है कि लगातार जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस मुखर है और उसका कहना है कि जहां जहां उसकी सरकार बनेगी वहां वहां वो जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके सर्वे लोगों के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री ओबीसी कार्ड खेलते हैं, जातिगत जनगणना की बात नहीं करते, कहते हैं कि गरीब सिर्फ एक जाति है, कहते हैं कि देखिए जातियों में आपको बांटा जा रहा है, लेकिन अपना जो ओबीसी कार्ड है वो बार बार खेलते हुए नजर आते हैं। आपने देखा 2014-2019 में किस तरह से उन्होंने अपने आप को ओबीसी बताकर ओबीसी वोट बैंक हथियाया था, और एक बार फिर से वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल इस जातिगत जनगणना की इस पूरी बहस को लेकर वो बहुत अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, और इसीलिए एक बार फिर से उन्होंने वही विक्टिम कार्ड खेला कि वो ओबीसी हैं, इसलिए कांग्रेस उनको गालियां देती है। कर्नाटका इलेक्शन में उन्होंने बाकायदा तौर पर लिस्ट तैयार की थी, कहा था कि 91 जो है गालियां उनको दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से। वो ये भूल जाते हैं कि एक लंबी फहरिस्त वो भी है जब वो विपक्षी पार्टियों के लीडर्स को दरअसल गालियां देते हैं। आज चूंकि 2 राज्यों में वोटिंग हो रही है और लगातार मतदाताओं से हमारी अपील भी है, क्योंकि अभी भी 1 घंटे का वक्त बचा है। छत्तीसगढ़ की 10 जो सीटें हैं वहां पर सिर्फ 3 बजे तक वोटिंग होनी थी, यानी कि वहां वोटिंग खत्म हो गई है, और 5 बजे तक, 8 बजे से 5 बजे तक 10 और सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कहा है, वो सुनिए आप पहले। आज आप अपने प्रदेश को देखें तो देखिए, जैसे मैंने धान खरीद की बात की, मैंने कहा कि धान को 3200 रुपए में खरीदा जाएगा। अब मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कह सकती हूँ, 500 का, 5000 का खरीद लेंगे। आपको कैसे मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और उसे हम पूरा करने जाएंगे? क्योंकि ये मिसाल है, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में धान 2400 रुपए से ज्यादा में आज खरीदा जा रहा है, और ऐसा पूरे देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद है, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। जब हम कहते हैं हम बिजली बिल माफ करेंगे या उसको हाफ करेंगे, इसका आधार है कि कई प्रदेशों में ऐसा किया गया है। जब हम कहते हैं कि आपको मुफ्त इलाज मिलेगा 10 लाख रुपए तक, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी राजस्थान में 25 लाख तक इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं तो क्या समझने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके प्रदेश को मजबूत किया गया है या कमजोर किया गया है? क्या जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। देखिए, मैंने आपको ये बात इसलिए सुनवाई क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप अलग अलग नेताओं को भाषण देते हुए, रैलियां करते हुए आप सुनते हैं, और आप राजनीति का पूरा खेल जो है वो परसेप्शन का होता है कि किस तरह से किस तरह के वादे किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। जब प्रियंका गांधी को अभी आप ये सुन रहे हैं तो वो लफ्फाजी करती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि वो आपको एग्जाम्पल देती हैं, बाकायदा तौर पर जो जनता है उसको एजुकेट करती हैं। वो ये नहीं कहती कि मैंने कह दिया तो आप इस पर अंधे होकर विश्वास कर लीजिए
और मान लीजिए और हमें वोट कर दीजिए, बल्कि बाकायदा तौर पर वो आपको एग्जाम्पल देती हैं और ये कहती हैं कि आपको जांचिए, परखिए, देखिए खुली आंखों से और उसके बाद ही यकीन करिए और फिर हमें वोट दीजिए। और दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोलते हैं, जुमलों पर जुमले गढ़ते हैं और जो वादे उन्होंने किए वो अब तक सिर्फ जुमले साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो छाती पीटकर फिर से कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब 100% वो काम होगा। आपको पता है कि 9.5 साल में कितने काम 100% हुए हैं। तो ये मैं आपको दो फर्क जो है वो बताना आपको चाह रही थी। कुछ और बयान हैं प्रियंका गांधी के और भूपेश बघेल ने भी क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो मेहमान 3 जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ शिबा असलम फहमी साहिबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसी के साथ ही दीपक पाशपोर जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। क्योंकि बात हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, पहले दीपक जी तो शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। आज जिन 20 सीटों पर चुनाव होने जो वोटिंग हो रही है उसमें से 10 जो सीटें हैं उनकी तो 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई है और बाकी जो है 10 उनकी 5 बजे तक खत्म हो जाएगी। फिलहाल इन 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और आप अभी की स्थिति फिलहाल क्या आप देख रहे हैं? पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, 15 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानने के लिए थोड़ा सा हमको 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये जो 10 सीटें हैं ये बस्तर संभाग की हैं। अभी जो 20 सीटों पे चुनाव आज जहां पे हो रहा है उसमें 10 बस्तर संभाग की है और 10 जो है वो दुर्ग संभाग की है। लेकिन जहां भी सुरक्षा संबंधी कोई भी इश्यूज हैं वहां पर जो है पहले फेज में करा लिया गया है। हालांकि पिछले समय भी ऐसा हुआ था कि पिछले वक्त 2018 में जब चुनाव हुए थे उस समय भी 2 फेजेस में हुए थे, लेकिन उस समय जो पहले फेज में केवल 12 सीटों पर चुनाव हुआ था और शेष जो 68 सीटें थी उसका दूसरे नवंबर की बात है, वो 12 शायद मैं भूल रहा हूँ, अगर ठीक से मुझे याद है तो 12 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव हुए थे 2018 में। ये कहने के बाद कि छत्तीसगढ़ में नक्सल, मूल रूप से इसका कारण यही है 2 फेज में कराने के कारण कि जहां जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पहले करा लिए जाए। लेकिन जब ये दावा किया जा रहा है कि पहले के मुकाबले नक्सलवाद पर नियंत्रण लगा है और स्थिति सुधरी है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले के मुकाबले अधिक सीटों पर क्यों पहले चुनाव कराया जा रहा है 2 फेजेस में। कायदे से तो अगर नक्सलवाद सिमटता जा रहा है तो कम सीटों पर पहले फेज में होना चाहिए था, सिमट कर अगर 2, 4, 5, 7 सीटों पर रह गया है तो। खैर ये सरकार जाने, प्रशासन जाने और निर्वाचन आयोग जाने कि किस लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि ये संदेह की बात तो जरूर रही है। लेकिन अभी देखिए दूसरा यह है कि एक और बात है कवर्धा में, मैं 1-2 चीजें पहले आपको बता दूं फिर मैं इसको थोड़ा सा सुसंगत तरीके से आपको बताऊं कि दूसरा सबसे ज्यादा एक जो सीट पर नक्सल एरिया जो है इससे भी कहीं ज्यादा कि जिस सीट पर सबसे ज्यादा ध्यान है इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेके वो है कवर्धा की सीट, जहां से मोहम्मद अकबर जो है एक मंत्री है, काफी लोकप्रिय मंत्री है, वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे, रिकॉर्ड मतों से। और वो कवर्धा जो है डॉक्टर रमन सिंह का गृहनगर है। और देखिए वहां पर बुशरा जी कि वहां पर जो है 96 लगभग 96% लोग हिंदू हैं, मुश्किल से 2% वहां पर मुस्लिम है और मुश्किल से 0.17% वगैरह जो है ईसाई है, जैन है, बौद्ध है वगैरह। अब आप ये देखिए कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र से अगर एक मुस्लिम उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीतता है तो ये क्या इशारा करता है? ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की तासीर क्या है। दूसरा, रायपुर के जो महापौर हैं मिस्टर एजाज ढेबर, ये अपने वार्ड में जितने मतों के अंतर से जीतते हैं उतना पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति जो है उस रिकॉर्ड मतों से नहीं जीतता। और वो भी जिस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं वो भी हिंदू बहुल है। तो यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी की गलती ये हुई है कि उसने, क्योंकि हालांकि 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आई, न तो कोई चेहरा आया। उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। कवर्धा में बहुत जो फायर ब्रांड हिंदू नेता थे उन सबको उतारा गया। वहां पे हिमंता विश्व शर्मा भी आए, योगी आदित्यनाथ आए, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग आए, अनुराग ठाकुर आए।
जिससे देखिए वो उतर के कवर्धा की ओर जाता था और वहां पे सभाएं करता था। वहां पर उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण का मामला किया जाए, लेकिन वो कुछ जब नहीं हुआ तो आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत सारे अब वापस अपने इश्यूज पे आना पड़ा, विकास के मुद्दों पे आना पड़ा। तब तक लेकिन गाड़ी जो है काफी आगे निकल चुकी थी भूपेश बघेल की। उसके पहले उन्होंने जो अपने वायदे थे, घोषणा पत्र चाहे बाद में आया औपचारिक रूप से, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने जो काम किए वही सारे के सारे जो है एक तरह से वो घोषणा पत्र के रूप में सामने आ गए हैं। तो इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी इस प्रकार हो गई कि कहां जाए और किस तरफ न जाए। तो ये जो 10-10 सीटों का जो समीकरण है, पिछले समय जो हुआ था कि भाई 20 में 19 सीटें कांग्रेस के पास थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक ही रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं एकदम कोई प्रोडिक्शन तो नहीं कर रहा हूं और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ हम ही कर देंगे तो फिर मतदाता क्या करेंगे? आखिर आखिर उनके पास भी उनका अपना काम होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन स्थिति अच्छी है। भूपेश बघेल एक मुझे लगता है कि एक सिर ऊंचा करके मतदाताओं के बीच जाने की स्थिति में है और वो गए भी होंगे। और विशेषकर इसमें जो बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जो वनांचल है, एक तरफ से वहां पे वन प्रदेश ज्यादा है, चूंकि जहां नक्सलाइट्स है वहां पे आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां पर काफी काम किए गए हैं। जिस समय इनकी सरकार आई, गिने चुने 7-8 ही जो ऐसे वनोपज थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स थे, जो एमएसपी पर खरीदती थी सरकार। लेकिन बुशरा जी अभी 50 से अधिक ऐसे आइटम्स हैं जो वन में उपजते हैं और उनको सरकार खरीद लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों का असर कहीं ना कहीं होना चाहिए और अगले राउंड में जब मैं आऊंगा तो और जो दूसरे चैलेंजेस है उसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं। बुशरा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह की योजनाएं लागू की गई हैं और उसके बाद दोबारा जो प्रोमिसेस किए गए हैं, क्या उसका असर जनता के ऊपर हो रहा है? क्या वाकई जनता उन बातों को मान रही है? क्योंकि एक तरफ वो ये भी देख रही है कि किस तरह से 9.5 साल में केंद्र की सरकार ने क्या कुछ किया है, 15 साल जब रमन सिंह का शासन रहा तब उन्होंने क्या किया, और जब प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं और जब SC STs को लेकर तमाम तरह की वो बातें करते हैं, सवाल उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि 15 साल तो आपकी सत्ता रही, यानी कि 5 साल में इतना खराब तो भूपेश बघेल ने नहीं कर दिया होगा कि 15 साल में जो आपने विकास की बयार बहाई उस पे कुछ अच्छा करने के बजाय 5 साल में भूपेश बघेल ने उसकी वो जो है गंगा जो है वो उल्टी बहा दी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो यहीं पर ही जो क्रॉस क्वेश्चन उनसे किया जा सकता है, लेकिन सवाल कोई उनसे पूछता नहीं है। शिवा जी, अभी फिलहाल की स्थिति को आप किस तरह से देख रही हैं? 5 राज्यों की भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में फिलहाल हम बात करें तो जहां पर 5 राज्यों में कम से कम चेहरे 4 राज्यों के क्लियर हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर उनकी जीत होती है तो कौन वहां का मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। लेकिन ये स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं तो बिल्कुल ऐसी नजर नहीं आती है। और बल्कि जो उनकी लीडरशिप थी, एक तरह से जो स्टेट लीडरशिप थी, उसको पूरे तरीके से साइडलाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से अभी जिक्र किया दीपक जी ने कि कवर्धा में वो कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश पूरी तरीके से की गई। हालांकि वहां से 60,000 से ज्यादा से जो है वो मोहम्मद अकबर जो है वहां से जीते थे। तो आपको लग रहा है कि इन तमाम चीजों का असर क्या छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा, या फिर जो भूपेश बघेल जो भारतीय जनता पार्टी का ही जिस तरह का वो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, उसकी काट भी एक तरह से वो लेकर आते हैं, जैसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदना या गायों को लेकर जिस तरह की उनकी योजना है, क्या आपको लग रहा है वो इस पर भारी पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कांग्रेस अब ये सीख गई है कि जो सांप्रदायिक मुद्दे उठाए जाते हैं उनको सामने आकर के खेलना है। कहीं से कुछ आवाज आ रही है जी। तो उनको सांप्रदायिक मुद्दों को से बचना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि उनका जवाब देना है। कर्नाटक में भी आपने देखा था कि बहुत फ्रंट फुट पे आकर के टीम कांग्रेस खेल रही थी। राजस्थान में भी उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है, मध्य प्रदेश में भी ध्यान रखा है। और जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो पूरा मामला हिंदू मुसलमान का के लिए जो सारे तत्व नदारत हैं जिनसे वो करते हैं। लेकिन जो बात सबसे गौर करने लायक है और बहुत अफसोसनाक है कि प्रचंड बहुमत मिला प्रधानमंत्री को दोनों बार, और इसके बावजूद उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह का वो एक मामला, फर्जी मामला
सामने लाया गया छत्तीसगढ़ में भूपेश साहब को कॉर्नर करने के लिए, और उसमें भी कोई सरकारी एजेंसी या खुद प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये नहीं कह रहे थे कि ये अपराध हुआ है। वो इस तरह से बात कर रहे थे कि एक हमारे भगवान का नाम इस्तेमाल करके ऐप बनाया गया। अरे भाई, ऐप बनाने का काम कोई स्टेट स्तर पे तो नहीं होता है ना। वो तो आपके पास सारा मामला था, आप सेंट्रल एजेंसीज के पास ही पूरा डिजिटल इंडिया का जो मामला है, जो भी कार्रवाइयां हैं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप देखते हैं कि किस किस भगवान के नाम से कितने अच्छे या बुरे ऐप्स बनाए जा रहे हैं। तो कल भी हम लोग कहीं बात कर रहे थे कि ये प्रधानमंत्री को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो तो खुद जिम्मेदार हैं और पद पर हैं। अगर उन्हें उसमें कुछ गलत होता दिखता है तो वो साफ बात बताएं देश को, और अगर गलत नहीं है तो ये कौन सी बात हुई कि किसी ने अपने ब्रांड का नाम लक्ष्मी रख लिया, किसी ने अपने ब्रांड का नाम गणेश रख लिया, तो आप इस आधार पे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये जो अब छत्तीसगढ़ का एक टेस्ट केस है, जिसमें अगर बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान ना हो करने के लिए, तो फिर बचता कुछ नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि बघेल साहब ने जिस तरह की योजनाएं चलाई हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गाय, सांड और पशु की जो समस्याएं हैं, वहीं पर आप देखिए बघेल साहब की जो योजनाएं रही, उसमें तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो 2 रुपए किलो गोबर तक हम खरीद रहे हैं, बेच रहा है किसान। तो ये सारी समस्याओं को सामने रखते हुए उन्होंने जो हल निकाली। और अभी जो आपने क्लिप चलाई थी प्रियंका गांधी जी की, बात दिमाग से दिल में उतरने वाली थी। मतलब बहुत तर्कपूर्ण बात, कोई लफाजी नहीं, बहुत तर्कपूर्ण बात, और उदाहरण दे करके उन्होंने समझाया कि हम क्या कर रहे हैं, जहां हम कर पा रहे हैं हम वहां क्या कर रहे हैं। और वो बात दिमाग में भी उतरती है और दिमाग से दिल में भी बैठती है कि एक रवैया ईमानदारी का है, समस्याओं की तरफ देखते हुए राजनीति करने का है, बजाय इसके कि इमोशनल मुद्दों के ऊपर राजनीति की जाए। आप राजस्थान में देखिए, कन्हैया के अलावा उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता प्रधानमंत्री को, जबकि कन्हैया के मामले में कोई अपराधी बाहर नहीं घूम रहा है, किसी की शंभुनाथ रैगर की तरह झांकी नहीं निकाली जा रही है, किसी का बिल्किस बानो के अपराधियों की तरह किसी का आदर सत्कार नहीं हो रहा है। उनके परिवार के 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई है और पूरी मदद की गई है। वहीं आप देख लीजिए हाथरस पीड़िता के साथ क्या हुआ, या जो मध्य प्रदेश में जो पीड़ित है जिनके ऊपर पेशाब किया गया, उनके साथ क्या हुआ। तो ये पूरा जो मामला है, जब हम बरक्स करके देखते हैं कि एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, तो कहना नहीं चाहिए हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ी झिझक होती है, लेकिन कांग्रेस बराबर लगातार जनता के मुद्दों के ऊपर काम कर रही है, जहां जहां उसको मौका मिला है, जहां जहां जनता ने उसे जनादेश दिया है। और बहुत 20 साल या 15 साल काम करने के बावजूद मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पास भी कुछ कहने को नहीं है, और इसी की वजह से उन्होंने बेचेहरा कैंपेन कर दी अपनी। आप ये देखिए कि मोदी साहब के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, कहीं और के हों, उन सब को इतना बौना, इतना छोटा, या उन राज्यों को बेचेहरा कर दिया गया है कि अगर आप इलेक्शन कैंपेन में पूछने जाएं कि कौन नेता है, तो वो नेता नहीं है अब कोई। और सिर्फ 2 लोग अपनी समझते हैं, वो ये कि उनके इतना आकर्षण है, इतना सम्मोहित है उनके लिए जनता, कि उन्हीं 2 चेहरों के ऊपर लगातार वोट देती रहेगी। लेकिन ये जो 2023 में जो बात हो रही है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर जगह अब सब कुछ सामने आ गया है। आखिरी बात ये कि जो ओबीसी वाली बात है, देखिए ओबीसी के साथ तो उन्होंने खुद आगे बढ़ के ब्राह्मणवादी एजेंडा चला करके ओबीसी के अधिकारों को और उनके हितों के साथ जो किया है, वो ओबीसी समाज अब समझ रहा है। और ओबीसी समाज खुद ये मिसाल देता है कि कुल्हाड़ी जो काटने आती है पेड़, उसका भी हत्था लकड़ी का होता है, लेकिन लकड़ी के हत्थे को देख करके पेड़ ये थोड़ी मान लेते हैं कि ये कुल्हाड़ी जो है हम में से हमारा भला करने आई है। पेड़ जानते हैं कि लकड़ी के हत्थे वाली ये कुल्हाड़ी पेड़ काटने ही आई है। तो ये जो ओबीसी का क्या तमगा लगा करके इन्होंने जो ओबीसी के हितों के साथ जो किया है, वो ओबीसी समाज में समझ रहा है। तो चाहे जातिवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता की राजनीति हो, और चाहे गरीबों की बात हो। अभी आप देख लीजिए कि जो आंकड़े आ रहे हैं बेरोजगारी के, जो लार्जर सवाल है, जो पूरे देश के सवाल हैं कि महंगाई दर कहाँ है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो उन सब पे ये लोग ऐसे पर्दा डालते हैं
जैसे ट्रम्प के आने पर या अभी G20 होने पर गरीबों की बस्तियों को छुपा दिया था इन्होंने कपड़े के और फ्लेक्स के शामियानों से और पर्दों से। ये बिल्कुल वही अप्रोच है कि हम मानेंगे ही नहीं कि कुछ हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिजोरम में जाएंगे नहीं क्योंकि मणिपुर में कुछ हुआ, लेकिन मानेंगे नहीं। मगर होता क्या, उनके एक बड़े नेता ने कह दिया कि मिजोरम मणिपुर हमारे लिए मैटर नहीं करता, और ये दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कह दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर कैंपेन अच्छी कर ले विपक्ष मिलकर के, तो ये ऐसे अपराध हैं और ऐसी निकम्मापन है सरकार का, डबल इंजन की खासकर सरकारों का, कि आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, बस सफाई से सच्चाई सामने रख देंगे। जी जी, और यही वजह है कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, खासतौर पर प्रियंका की बात मैं आज कर रही हूँ, कि जिस तरह से वो जवाब देती हैं, वो अपने आप में लाजवाब करने वाला होता है। विवेक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ अपने सवाल के साथ, लेकिन प्रियंका की एक और बाइट है, और वो मैं बाइट इसलिए सुनवाना चाहती हूँ आपको। मध्य प्रदेश की है कल की, लेकिन सुनाना इसलिए जरूरी है कि आप ये देखिए कि अगर यही बात कांग्रेस के किसी लीडर ने प्रधानमंत्री के लिए कही होती, तो आप ये सोचिए प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल के उसे किस तरह से बुनाते, और प्रियंका गांधी ने उसको किस तरह से एक जोक की तरह लोगों के सामने रखा। हालांकि बात वो बहुत गहरी है कि आप किसी के खून को गंदा कह रहे हैं, लेकिन आप सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा, अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी, आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। तो आपने सुना यहाँ प्रियंका गांधी को, अगर यही कहा गया होता कि खून खराब जो है वो प्रधानमंत्री का है या बीजेपी के नेताओं का है, तो आप सोचिए कि अपनी ओबीसी की बात कह के वो विक्टिम कार्ड खेलते, कहते कि मैं ओबीसी का नेता हूं, देखिए ओबीसी हूं इसलिए मेरा खून जो है वो खराब होने की बात कही जा रही है। लेकिन वही प्रियंका गांधी को आप ये देखिए कि किस तरह से बिल्कुल अलग अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया है। विवेक देशपांडे जी, इस पर तो आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि जो प्रियंका ने कहा है और जो जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है उन तमाम चीजों का, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ मिजोरम की बात करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब से मणिपुर के जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उसमें मिजोरम की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहां का असर कैसे मिजोरम में देखने के लिए मिल रहा है। 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और 2018 में वो उसको सत्ता से जाना पड़ा, और उसके बाद किस तरह से जो अभी वहां पर काबिज है जेरएमपी, उसने वहां पर अपना एमएनएफ वहां पर उसने वो सत्ता पर काबिज है। अभी फिलहाल इस पूरी स्थिति को मिजोरम मणिपुर से उसे जोड़कर देखें, प्रधानमंत्री वहां जाते नहीं है, राहुल गांधी 3 दिन वहां पर बिताते हैं, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है फिर से मिजोरम में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, जितनी ताकत कांग्रेस वहां लगा रही है? जी बुशरा जी, क्या
आप मेरी अपनी बात शुरू करने से पहले, आप कहीं भी मुझे किसी विंडो में नहीं दिख रही है, 2 विंडोज़ में मैं ही दिख रहा हूँ। तो पता नहीं आपके तरफ से प्रॉब्लम है या मेरे तरफ वो से? आपके नहीं, वो आपकी तरफ से है, आप बेफिक्र रहें, यहाँ हम चारों लोग हैं, दिख रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए। हाँ, जी। ओके। सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी जो कह रहे हैं उसके बारे में कुछ कहूँगा। मैं थोड़ा-सा हट के एक बात पहले ये कहूँगा कि आप उनको अगर ध्यान से सुनते हैं तो पता चलता है कि वो कितनी विशुद्ध हिंदी में बात करती है। ये मैं कह रहा हूँ, इसका महत्व इसलिए है कि बीजेपी की तरफ से सतत ये प्रयत्न होता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनका जो मूल है वो इटली में है। इस तरह की बातें अमित शाह जैसे हमारे जो गृह मंत्री है, मतलब इतना ओपनली वो रेसिस्ट तरीके से बात करते हैं। इनका मूल तो इटली में है। इस तरह की बात उन्होंने बीच में शायद मध्य प्रदेश में कहीं कही। तो मैं जब सोचता हूँ कि ये अगर इनकी माँ इटालियन है, इनके पिता भारतीय थे, हिंदू थे, उसके बावजूद मतलब ये पूरी तरह से 100% तो भारतीय नहीं है, 50% तो ये इटालियन है। उसके बावजूद जिस विशुद्ध हिंदी में प्रियंका गांधी बात करती है, मोदी जी करके दिखाए और अमित शाह भी करके दिखाए। आप तो पूरे 100% सच्चे भारतीय है, आप इतनी विशुद्ध हिंदी में अपना भाषण करके दिखाइए। मोदी जी तो इतने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, बात करते हैं इंडिया नहीं कहना चाहिए, भारत कहना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने उनका 1 मिनट का भाषण हिंदुस्तान टाइम्स के समिट में सुना। उसमें इतने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कि आप किसको संस्कृति सिखा रहे हैं? आप पहले खुद अपनी जो भाषा है, जिसको आप राष्ट्रभाषा कहते हैं और जिसको राष्ट्रभाषा के तौर पर आप दक्षिण भारत पर भी थोपना चाहते हैं, उस राष्ट्रभाषा में, विशुद्ध भाषा में आप पहले अपना भाषण करके दिखाइए और फिर लोगों को संस्कृति की बात सिखाइए। ये हो गया एक अलग विषय, लेकिन ये कहना मैं ज़रूरी समझ रहा था क्योंकि प्रियंका गांधी आदि इटालियन होने के बावजूद अगर इतनी विशुद्ध हिंदी में बात करती है तो ये बहुत ही मैं ये नहीं मानता, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि भाषा विशुद्ध ही होनी चाहिए, उसमें दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन ये मानते हैं, ये विशुद्धता की बात करते हैं, ये ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, इसलिए को इस मामले में सवाल पूछना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक वो जिस तरह का भाषण वहां पर कर रही है या फिर जिस तरह के भाषण उनके आज तक हमने सुने हैं, उसमें एक स्तर है, एक वो अपना स्तर छोड़कर कभी भी उस स्तर के नीचे जाकर, निचले स्तर पर जाकर वो कभी भी भाषण नहीं करती। न वो करती है, न राहुल गांधी करते हैं। वो एक कल्चरल एक लेवल है, उस लेवल को वो छोड़ते नहीं है। लेकिन जिस तरह के भाषण हम प्रधानमंत्री की तरफ से सुनते हैं या फिर अमित शाह की तरफ से सुनते हैं, उसमें संस्कृति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के कई भाषण हमने उनके सुने हैं। तो इस मामले में भी मतलब अपने विषय को किस तरह से रखा जाए और किस सद्भाव के साथ, संस्कृति के साथ रखा जाए, ये तो कोई प्रियंका गांधी से या राहुल गांधी से मतलब ये लोग सीखे। इस तरह की स्थिति है जी। और वो लगातार लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हीं की बात कर रही है। वो किसी धर्म या फिर पंथ, फिर सेकुलरिज्म, ये जो सारे डिविजिव मुद्दे हैं जो बीजेपी को बहुत प्यारे हैं और जो बीजेपी इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने में झिझकती नहीं, प्रधानमंत्री तक के, मतलब वो देश के प्रधानमंत्री कहते तो हमेशा ये है कि मैं 140 करोड़ देशवासियों को ये कहता हूँ, लेकिन उनके मन में 140 करोड़ में से जो 30-35 करोड़ मुसलमान हैं या फिर जो भी 4-5 करोड़ क्रिश्चियन है, वो उनके मन में कभी भी नहीं है। उनके मन में सिर्फ हिंदू यही है और उनके कई वक्तव्यों से ये साबित भी हुआ है। तो इस तरह की इस तरह का एक कॉन्ट्रास्ट हम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दूसरी तरफ मोदी जी और शाह और उनके तमाम लोग जो है वो जिस तरह के भाषण करते हैं, कॉन्ट्रास्ट हम देख रहे हैं। तो लोग भी शायद इसको नोटिस करते होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, और लोगों के ध्यान में ये सारी बातें आती होगी और उसका कुछ ना कुछ असर तो लोगों के मन पर होता होगा।
क्या वो वोटों में तब्दील होता है, क्या वो कांग्रेस के लिए एक सिंपथी वेव बनाता है, मुझे पता नहीं। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं जो कुछ भी मेरे सूत्र मुझे बताते हैं वो सूत्र कांग्रेस वाले सूत्र है। जो ये आमतौर पर माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल सरकार जो है वो बिल्कुल डंके की चोट पर वो वापस वहां पर सत्ता में फिर से काबिज होने वाली है। इतना बहुत आसान चित्र नहीं। काफी टफ फाइट है। इवन भूपेश बघेल की जो सीट है वहां पर भी टफ फाइट है। इस तरह के इंडिकेशंस मुझे अपने सूत्रों से छत्तीसगढ़ से मिले हैं। लेकिन जहां तक पलड़ा भारी का सवाल है वो है कांग्रेस का ही भारी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिसको एक हम वॉकओवर जैसी स्थिति बोलते हैं, उस तरह की कोई स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। नहीं उस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में है। जहां तक आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो नेतृत्व है वो काफी सक्षम नेतृत्व के रूप में सामने आया है। कांग्रेस के जितने भी नेता आज देश में हैं उनमें एक बहुत ही पावरफुल नेता और ओबीसी नेता है, वो एक पावरफुल नेता और एक बहुत ही कार्य तत्पर नेता के रूप में भूपेश बघेल जी का नाम सामने आया है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी उनके ऊपर अटैक तो करेगी। और ये जो महादेव ऐप वाला मामला है, जैसा शिवाजी ने कहा और मैंने भी कल किसी प्रोग्राम में कहा था, ये जो ऐप वगैरह वाले जो मामले हैं वो तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली बातें हैं। तो अगर ये 2 साल से 3 साल से ये सब घपले वहां चल रहे थे, तो आपके जो मॉनिटर्स है जो वहां पर बैठे हैं दिल्ली में और एक से एक बड़े जेम्स बॉन्ड बने घूमने वाले जो लोग हैं, वो क्या कर रहे थे? और आप उसका ठिकरा फोड़ना चाहते हैं भूपेश बघेल पर। मैं ये नहीं कहता कि भूपेश बघेल उसमें शामिल नहीं होंगे, मैं अपनी तरफ से कोई गारंटी इस बात की नहीं लेता, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, आपका भी फेल्यूर है। तो पहले आप अपनी भी गिरेबान में झांक के देखिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है। कोई राह चलता आदमी ये कह देता है कि 508 करोड़ भूपेश बघेल ने लिए हैं और आप इलेक्शन के दौरान इस विषय को उठाते। इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा करते हैं कि हम 5 साल के लिए फ्री राशन वाली स्कीम एक्सटेंड कर रहे हैं। आपके लिए कोई भी नियम कानून लागू ही नहीं है इस देश का, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आप मानते ही नहीं है। मतलब आप इस देश के प्रधानमंत्री न हुए, इस देश के राजा बन गए, बादशाह हो गए। इस तरह की स्थिति आज बनी हुई है। जहां तक मिजोरम का सवाल है, वहां पर प्रधानमंत्री जी को तो खुद बताया गया है कि हम आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। वहां के मुख्यमंत्री जो है जोरमथंगा, उन्होंने बताया कि हम आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, आप बताइए। ये इसलिए हुआ था कि मणिपुर में जो कुकी और मेटी कम्युनिटीज के बीच में जो भी वारदातें हम पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है, कुकी जोमी ट्राइब जो है वो मिजो के जो नागरिक है उनके साथ में उनका एक एथनिक रिश्ता है और मिजोरम में बड़े बड़े जुलूस भी निकले थे उनके सपोर्ट में। तो ये जो एथनिक क्लिंसिंग वाला एक मामला वहां पर चल रहा था, मणिपुर में एथनिक क्लैशेस वाला मामला चल रहा था, उसके चलते मिजोरम में बीजेपी के लिए स्थिति बहुत खराब हुई थी। और आज भी बीजेपी पूरी सीटों पर तो लड़ी नहीं रही है क्योंकि उनकी वहां कुछ ताकत ही नहीं है। शायद मेरे ख्याल से 23 सीटें हैं जहां पर वो लड़ रही है और वो उम्मीद ये कर रही है कि फिर से वो किंग मेकर बनेगी। लेकिन आज मिजोरम में कांग्रेस काफी स्ट्रांग स्थिति में है। इस तरह की खबरें वहां से हमें मिल रही है, हमें पता नहीं कितनी उसमें सच्चाई है, लेकिन ऐसा अगर है, ये सब मैं छत्तीसगढ़ मिजोरम की बात नहीं करता हूँ, ऐसा अगर है मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है, अगर तेलंगाना में भी कांग्रेस काफी अच्छा करने जा रही है, इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, और राजस्थान में भी इतने फैक्टर्स बीजेपी के कांग्रेस के खिलाफ होने के बावजूद कांग्रेस वहां पर फिर से सत्ता पर काबिज होने की स्थिति में आ सकती है, इस तरह की बातें अगर हम सुन रहे हैं, तो ये एक लार्जर इसका इम्पोर्ट, लार्जर मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी जो है बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं हवा बह रही है और कांग्रेस के पक्ष में बह रही है। मतलब बीजेपी के खिलाफ इसलिए वो अब किसको देना है, बीजेपी को तो नहीं देना है, तो चलो कांग्रेस को दे देते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पक्ष में एक पॉजिटिव वातावरण एक बना है, ऐसा मुझे लगता है, और वो जो है आने वाले 2024 के इलेक्शन पर भी काफी असर करेगा। इस तरह का आज चित्र दिख रहा है। ये चित्र स्पष्ट होगा अगले महीने में 3 तारीख को जब ये सारे नतीजे आएंगे। बुशरा जी जी बिल्कुल।
आपने बिल्कुल ओवरऑल सारा जो सिनेरियो है उस पर अपनी राय यहाँ पर रख दी है। और क्योंकि आप उस घोटाले की बात जो है बार बार हो रही है, जो इलेक्शन से एंड पहले या इलेक्शन के दौरान आप कहिए कि वो सामने लाया गया है, बीजेपी के हैंडल की तरफ से वो ट्वीट किया गया है, किस तरह से वो शख्स सामने आकर एक चीफ मिनिस्टर पर इतना बड़ा घोटाले का आरोप जो है वो लगाता है। और राजनीति में सारा खेल जो है वो परसेप्शन और टाइमिंग्स का होता है। जिस तरह से ईडी के आईटी के छापे जो है लगातार पड़ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो या फिर राजस्थान में हो, उनकी टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। मैं दीपक जी आपके पास आऊं, क्योंकि इस घोटाले का जिक्र हो रहा है, तो उसको लेकर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, कुछ संगीन सवाल उन्होंने उठाए हैं, वो एक बार हम सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सर, ईडी ने जो ट्वीट किया था, पहले वो कर लेना, उसके साथ ही है, उसके साथ ही है, उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं हो, मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है, जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है, जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी है ना? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मतदान का नहीं, छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में की है, और यहाँ घाट भी बढ़िया बना हुआ है, और हमारे घाट में खूब, चाहे महादेव घाट चले जाइए, चाहे भिलाई चले जाइए, बिलासपुर चलिए, अरपा के पास जो घाट बनी, इतना सुंदर घाट छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर दरअसल वो ईडी की छापेमारी है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं। दीपक पाशपुर जी, अगर मैं सही हूं तो 22 के करीब सिटिंग जो एमएलएज हैं उनके टिकट काटे गए हैं। ये जो मध्य प्रदेश और अगर राजस्थान की बात करें जहां से कहीं ज्यादा सीटें हैं, शायद उससे भी कहीं ज्यादा हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि एमएलएज के प्रति जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन भूपेश बघेल के प्रति नहीं है, इसलिए भी टिकट काटे गए हैं? क्या आप विवेक जी की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं कि टक्कर यहाँ पर कांटे की है? हालांकि टक्कर ज्यादातर जो राजस्थान में उसको लेकर ज्यादा बात हो रही है कि वहां पर बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और वहां कांटे की टक्कर है। हालांकि हर 5 साल में वहां पर सत्ता बदलती है, अगर कांटे की टक्कर कांग्रेस वहां दे भी पा रही है तो भी ये बहुत पॉजिटिव संकेत कांग्रेस के लिए हुए। छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि भूपेश बघेल की जो नीतियां हैं, जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं और जो लगातार घोषणाएं उनकी तरफ से की गई हैं, क्या उस पर ये जिस तरह का घोटाला इलेक्शंस के बीच में जो लाया गया है ताकि प्रधानमंत्री को कोई एक बात रहे कहने के लिए जब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए छत्तीसगढ़ में जाएं, इसका असर कुछ आपको लगता है देखने के लिए मिल रहा है? जो टिकट्स काटे गए हैं, क्या उससे भी आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? भूषण, ये देखिए, भूपेश बघेल का जो कार्यकाल है 5 सालों का, और वो किस तरीके से मजबूत हुए हैं, तो ये 4-5 स्तरों पे उन्होंने काम किया है। देखिए, 15 साल तक जिस डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उसके खिलाफ जो है भूपेश बघेल ने जब कांग्रेस की संगठन की अध्यक्षता संभाली, उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो अपने संगठन को मजबूत किया था, उसको थोड़ा सा लड़ना सिखाया था। उसके बाद उन्होंने बहुत तरह के आंदोलन किए। दूसरा, उसके बाद जब उन्होंने सरकार संभाली तो सरकार संभालने के समय उसके बाद उन्होंने पिछला 5 साल जो है विकास संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने लाए, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। तीसरी उनको सबसे बड़ी लड़ाई जो छत्तीसगढ़ में लड़नी पड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रदेश का जो सांप्रदायिकरण करने की जो कोशिशें हुई थी उसके खिलाफ भी उनको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। आपको याद होगा कुछ समय पहले यहाँ पर एक सत्संग के दौरान एक कालीचरण महाराज जी आए, उन्होंने गांधी जी को गालियां दी। उसके बाद बहुत सारे जो संसद आयोजन हुआ उसमें काफी इस तरीके से मतलब अल्पसंख्यकों के खिलाफ बातें हुई। तो उनका एक बड़ा प्रयास ये भी रहा था कि छत्तीसगढ़ को किस तरीके से इस तरीके से ध्रुवीकरण से बचा के रखें। और चौथी जो उनको सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है वो उनके ऊपर जो व्यक्तिगत आक्रमण ईडी के माध्यम से या उन्हें उनके ऊपर या उनके आसपास के लोगों पर जो ईडी के द्वारा छापेमारी हो रही है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये बहुत सारी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ खुद उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है मतलब जिन शब्दों का इस्तेमाल भूपेश बघेल ने किया उसको दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है। वो शायद रिकॉर्ड पर भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो
ईडी के जो अधिकारी हैं वो कुत्ते बिल्ली जैसे घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए और स्वयं उस एजेंसी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आपकी साख किस कदर गिर गई है। ठीक है, सरकार तो हर सरकार चाहती है कि सारी एजेंसियां, सारे लोग हमारे लिए काम करें, लेकिन आपको तो अपनी साख भी बचानी है। अब अभी देखिए 2-3 दिन पहले मोदी जी ने जब अपने भाषण के दौरान जो है ईडी अधिकारियों के लिए शब्द का प्रयोग किया कि हमारे साथियों पर भी हमला किया जा रहा है, तो केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी आपके साथी कैसे हो गए? और अगर आप उनको अपना साथी बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए काम भी कर रहे होंगे। और अब ये तो जग जाहिर हो गया है, केवल छत्तीसगढ़ की बात रहती, छत्तीसगढ़ में पहली बार अगर मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगा रहता तब तो लोग ध्यान से सुनते। आप पिछले लंबे 1.5-2 सालों से लगातार ईडी की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, मतलब यहाँ की कांग्रेस की सरकार को एट लार्ज पूरे कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी बताते रह गए, तो धीरे धीरे आपकी बात का जो असर है वो खत्म होता गया। देखिए प्रधानमंत्री को या बड़े किसी भी मंत्री को ऐसी बात कहनी चाहिए जिसके ऊपर लोग यकीन कर सके, जिसकी ताक को। लेकिन पिछले लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने ऐसी बातें की कि अब लोग जो है इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से, कम से कम मैं तो नहीं ही ले रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इतने बार बोलने के बाद कोई भी व्यक्ति इन बातों को इतनी गंभीरता से लेगा। आप हर दूसरे तीसरे दिन बता रहे हैं कि हर कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है, भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी है, साथ नेहरू जी भ्रष्टाचारी थे, इंदिरा गांधी भ्रष्टाचारी थे, प्रियंका भ्रष्टाचारी है, तो लोग कितना सुनेंगे? आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपके शब्दों की जो साख है अब वो खत्म हो गई है। तो भूपेश बघेल इन चारों ही मोर्चों पर लगातार लड़ते रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों के, नजदीकी लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हुई है और उन्होंने उसका जवाबी हमला भी किया है। ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है इसके बारे में तो बात हो चुकी है कि महादेव ऐप जो है, तो भाई जिस तरीके से बजरंग दल और बजरंग बली को कर्नाटक में मिलाया गया था, वैसे ही महादेव भगवान को और महादेव ऐप को जो है वो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के साथ मिलाया जा रहा है। तो क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप एक गेमिंग को जो है, जो जुआ खेलने वाली जो शायद प्रोग्राम है वो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो जुआ खेलने वाली चीज को अगर आप महादेव के साथ जोड़ेंगे तो जो भी सिंसियर व्यक्ति होगा, जिसको थोड़ी भी समझ होगी, वो कहां इस बात पे विश्वास करने जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से भूपेश बघेल को बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान होगा। इन कारणों से उनके दूसरे कारणों से नेक टू नेक फाइट हो सकती है, वो है बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं का काम, जमीन पर काम, प्रचार करना, ये सारी चीजों का असर हो सकता है कुछ हो। और ये बात भी सही है, माना जा रहा है कि पिछले समय जिस तरीके से 68 सीटें आई कांग्रेस की, हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि इसके पार भी हो जाए, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि आपने 15 साल इस राज्य पे शासन किया है, तो वो बातें तो बताइए, आपको रिपीट करने का चांस था। देखिए, रमन सिंह अगर अपनी बातों पर ही कायम रहते, अपने 15 साल के किए कामों का उल्लेख करते और खुदा न खास्ता छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो उन्हें ये क्रेडिट तो जाता है कि रमन सिंह के कामों के कारण जीते हैं, लेकिन वो गलती भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा भूपेश बघेल को मिल रहा है। भूपेश बघेल अपने कामों को दिखा रहे हैं जो आपके सामने है, लेकिन आप अपने उन कामों को नहीं बता रहे हैं जो आप 5 साल पहले करके चले गए, या आज का काम बता दीजिए। अंतिम बात मैं कहूंगा कि देखिए, एक तरफ चुनाव मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ आप जो है यहाँ पर दूसरी सभा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि भाई प्रियंका गांधी भी कर रही है, तो देखिए, जब सत्ताधारी दल जिसका देश में कानून और व्यवस्था बना के रखने की प्रमुख जिम्मेदारी है वही कानून तोड़ेगा, तो बाकी दल क्यों नहीं तोड़ेंगे, वो भी आपका फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि आप कानून और तमाम तरह की आचार संहिताओं के सबसे बड़े कस्टोडियन प्रधानमंत्री खुद होते हैं, उन्हें इन चीजों को दरकिनार करना चाहिए। जिस राज्य में कहीं चुनाव हो, आपको एक दिन चुनाव नहीं करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, आप कांग्रेस को कल गाली दे दीजिए, 7 की बजाय 8 तारीख को दे दीजिए, आपको कहना तो यही है ना। तो ये मेरा कहना है। बाकी तो देखिए अब क्या होता है, जी नेक टू नेक फाइट हो सकती है, बाकी राज्यों में भी हो रही होगी, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा हर जगह एक तरह से भारी तो नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और तमाम जो सर्वेज है वो भी ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ बैठकर ये बातें कर रहे हैं, बल्कि सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप मानते हैं, जो दरअसल सरकार की गोद में बैठकर जो पत्रकारिता करता है, और उसके ऊपर कितना दबाव और प्रेशर होगा कि वो सच ना दिखाए, लेकिन मजबूर होकर, आखिर कितना झूठ बोलेंगे, मजबूर होकर उन्हें भी दिखाना पड़ रहा है कि दरअसल इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है या अभी फिलहाल किसका पलड़ा भारी है।
दो कमेंट, एक विवेक जी से और एक शिवा जी से मैं लूंगी। शिवा जी, फिलहाल की स्थिति जो फिलहाल है, आप ये देखें कि प्रधानमंत्री कहते हैं अभी 1 महीना हालांकि बाकी था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 5 और साल के लिए आपको 80 करोड़ जो जनता है उसको हम फ्री राशन देंगे। यानी कि 80 करोड़ लोगों की किस्मत ना तो 9.5 साल में बदली और ना ही अगले 5 साल में बदलने के लिए जा रही है। वो गरीबी को और मजबूत कर रहे हैं, दावे वो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन खुद ही अपने दावों की पोल खोल देते हैं जल्दबाजी में। या फिर राम मंदिर को लेकर जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि 22 तारीख याद रखिए, तो क्या आपको लग रहा है तरकश में जो उनके तीर थे, जो उन्होंने छुपा के रखे थे कि 2024 में जो स्थिति डामाडोल होगी तब वो उसको सामने लेकर आएंगे? अभी 5 राज्यों में तो स्थिति खराब हो रही है, उससे पहले ही वो उन्होंने तीर तमाम निकाल दिए हैं, या कम से कम कुछ तो निकाल दिए हैं कि जो उनकी जो स्थिति फिलहाल 5 राज्यों में उसमें कुछ शर्मिंदगी से वो बच जाए। देखिए 80 करोड़ का जो मामला है, 80 करोड़ करोड़ भारतीय अन्न आश्रित हैं। मतलब कि ये नहीं कि वो बैंक लोन का मामला है या होम लोन का मामला है, खाने के लिए आश्रित है, अन्न के लिए आश्रित है। तो 80 करोड़ लोग अन्न आश्रित हैं आपकी वजह से, आप हैं इसके जिम्मेदार। आप ये नहीं कह सकते कि हमें इस तरह का भारत मिला था कांग्रेस से या हमारे पहले वालों ने ऐसा किया था। तो ये आपका किया धरा है, इसके लिए आप किस तरह से अपने ऊपर कामयाबी का सेहरा बांध सकते हैं। एक बहुत बड़ी नाकामियों का एक पहाड़ है जिसके ऊपर खड़े होकर के बातें करते हैं। और जहां तक इसका सवाल है कि भ्रष्टाचार, कांग्रेस को लेकर के वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमें अन्ना आंदोलन याद आता है, जिस तरह बेवकूफ बनाया और सारा कुछ झूठ निकला। लगता था कि जैसे ही सरकार बदली जाएगी, जैसे ही मोदी सरकार आएगी, वैसे ही सबसे पहले मनमोहन सिंह साहब और पूरा गांधी परिवार और जीजा जी और सब के सब जेल चले जाएंगे। और आज 10 साल होने को आ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए उन मामलों में। उसके बजाय अब जो नया कोयला घोटाला है, कोयला बिजली अडानी का जो घोटाला है, उस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष करे ना करे ये सीधे सीधे जनता की जेब में डाका डाला गया है, तो उस पर बात होनी चाहिए। जो 20,000 करोड़ कैश का मामला है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। सेबी का जो मामला, जो स्वराज ने बताया, जो सेबी का जो मामला है, जो अडानी का, विदेश का, वो, और उसके साथ साथ जो एसबीआई में उनको ऋण माफ किए गए हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं उस पर बात होनी चाहिए। पेगासस पर बात नहीं हो रही। पेगासस को छोड़िए, अभी जो एप्पल कंपनी ने बताया कि ये जासूसी करवा रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। तो इतने मुद्दे हैं जिन पर मतलब इतना कल्याण करना चाहते तो पूरे देश का कर सकते थे। इतना अच्छा बहुमत मिला था, लेकिन उन्होंने तय किया अडानी के लिए सिर्फ काम करना, देश के लिए काम करना नहीं तय किया। आकाश पाताल धरती सब एक कर दी उन्होंने। कोयला भी उन्हीं को है, हवाई जहाज भी उन्हीं को है, हवाई अड्डा भी उन्हीं को है, रेल यात्रा भी उन्हीं को है। बुजुर्गों के टिकट बताइए, बुजुर्गों के टिकट किस मुंह से बात करते हैं ये कल्याण की, देश की? तो ये एक इतना बड़ा झूठ है, इतना झूठ का तमाशा खड़ा किया है, सिर्फ इतना ही कि जनता को कोई गिना दे सिलसिलेवार, तो जनता को पता चल जाएगा कि वो इन लोगों की बातों में अब और आएंगे या नहीं आएंगे। हम जनता के तौर पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, विश्लेषक तो हम हैं ही, लेकिन हम सब मुतासिर होते हैं, हम सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। तो सीधी बात ये, मैं एक बात आपको याद दिलाना भूल गई, मिजोरम वाले मामले में, मणिपुर के लिए आपको याद होगा सोनिया गांधी जी ने भी एक बहुत अच्छा वीडियो संदेश भेजा था, और उसकी भाषा एक जैसे एक ममतामयी, दर्दमयी माँ होती है, जिसको दर्द होता है जब बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चों को चोट लगती है, वो आप भाषण देख लीजिए। मैं तो ये सोच रही थी कि एक वीडियो भाषण ही जारी कर देते हमारे प्रधानमंत्री, उसमें तो उनको सामने से न प्रतिक्रिया आती, ना कोई काले झंडे दिखाता। उन्होंने वो भी नहीं किया। राहुल गांधी गए, वो एक बात है, वहां ठहरे जाकर के, रुके जाकर के, और लड़के गए, उनको रोका गया जाने से, फिर भी गए, और इतना संतुलन बनाए रखा कि ना मैतेई ना कूटी, किसी को ये एहसास ना हो कि वो हमारे कम हैं और दूसरे पक्ष के ज्यादा हैं। यही बात हमने सोनिया गांधी के भाषण में भी नोट की थी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि पूरा विपक्ष और जनता एक साथ खड़े होने चाहिए। तीसरी बात ये, चुनाव हो जाने मतदान हो जाने के बाद जो निगरानी की जरूरत है, उससे गाफिल ना हो कोई भी पार्टी, और खुद अवाम भी इससे गाफिल ना हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मामला है उसमें आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा
दिल्ली में और पंजाब में कि जब पेटियां बंद हो जाती हैं, जब मशीन बंद हो जाती है, जहां वो रखी जाती है, वो लोग रात रात भर वहां पहरा देते हैं, 3-3 रात, और उसकी वजह से उनको वो रिजल्ट मिलते हैं। तो ये सिर्फ चुनाव का, मतदान का मामला नहीं है, ये चुनाव उसके आगे का भी जी। मामला है, वीवीपैट का भी मामला है। तो अब यहाँ से वो जो 4 दिन 3 दिन की सतर्कता है, उससे गाफिल नहीं होना है किसी को भी। जनता भी इसमें सजग रहे और विपक्ष तो रहे ही रहे, और जो भी पार्टीज हैं इन्वॉल्व रहे, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी बात लेके जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जो मामले गए, आज तक उनका किसी भी तरह का मदावा नहीं हुआ है, कुछ भी निकलता कुछ नहीं है। बाद में आप कितनी भी शिकायतें करते रहिए, आपने देखा महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ हुआ, उसमें निकलता कुछ नहीं है। तो आपको इसी समय ये ध्यान रखना है कि कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों का भी, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस और स्टेजेस हैं कि आपने इलेक्शन कैंपेन किया, इलेक्शन कैंपेन के बाद आपने लोगों को आपने वोटिंग बूथ तक आप लेकर आए कि वो आपके हक में वोट करें, फिर उसके बाद उनके लिस्ट में उनके नाम हो, उनके साथ किसी तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो कि वो वहां पर पहुंचे, और फिर उसके बाद उनका ईवीएम काम नहीं कर रही है, या फिर वोट किसी और को डाल रहे हैं, पहुंच कहीं और रहा है, या फिर उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ये तमाम शिकायतें हम लगातार देखते रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो इस सब पे भी काम करने की जरूरत है, किस तरह से ईवीएम जो है उसकी सुरक्षा किस तरह से की जाए, इस पर भी काम करने की जरूरत है। तो हर स्टेज है इलेक्शन की पूरी, उनकी हर स्टेज पर कहीं पर भी आपने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो आपको पता है कि आपका मुकाबला किस तरह की पार्टी से है। कांग्रेस को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। आखिरी कमेंट विवेक जी आपका संक्षेप में, फिलहाल 5 राज्यों की स्थिति की भी हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अभी का जो इलेक्शन पूरा कैंपेन है वो किसका भारी पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है, देखिए अलग अलग चैनल से सर्वे भी कराए गए हैं, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दों के तौर पर उभरे हैं। चाहे कितना भी आप जनता को हिंदू मुसलमान में बांटें, सांप्रदायिकरण करें, उनको 80% कह के आप उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, वो तमाम चीजें आप करें, लेकिन अगर पेट खाली है, थाली आपकी खाली है, तो कब तक आप उसको बजाएंगे? तो अभी जनता, वही जनता जो है वो जाग रही है और सवाल पूछ रही है। तो आपको लग रहा है कि जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उस पर ही जनता वोट करने जा रही है? संक्षेप में आपसे। जी मिश्रा जी, ऐसा है कि जो आइडियोलॉजी वाला मामला होता है, इतिहास गवाह है इस बात का कि आइडियोलॉजिकली लोग बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होते हैं कहीं भी। आप जर्मनी में देख लीजिए, आप कहीं इटली में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए। बंगाल में 30-35 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, लेकिन इन 30-35 सालों के दरमियान वहाँ के लोग कम्युनिस्ट नहीं बने। हालांकि बीजेपी की आइडियोलॉजी और कम्युनिज्म, इसमें फ़र्क है। बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है धर्म से संबंधित है, और कम्युनिज्म जो है लोगों के, गरीबों के और निचले स्तर पर रहने वाले अंडर प्रिविलेज लोगों के प्रश्नों से जुड़ी हुई कम्युनिज्म की फिलोसॉफी है। तो उसके बावजूद वो इतने साल टिके, इसका कारण ही यह है कि वो आइडियोलॉजी जो है कम्युनिज्म, वो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़े हुए प्रश्नों को रेफर करती है, उन प्रश्नों पर बात करती है। और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो धर्म से रिलेटेड है, जिससे ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब धर्म जो है वो प्राइम कंसर्न आम जनता का नहीं होता है। आम जनता का प्राइम कंसर्न होता है उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न, जो एक धार्मिक जो राजनीति है वो उसको एड्रेस नहीं करती है। बात करती है करने की, लेकिन नहीं करती है, वो अहमियत देती है धर्म को। तो अगर कम्युनिज्म का शेल्फ लाइफ बंगाल में 30-35 साल रहा, वो इसीलिए था कि क्योंकि वो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जैसे मामलों में उनका काम रहा। यहाँ पर से धर्म की बात होती है, तो उसका शेल्फ लाइफ जो है इस तरह की आइडियोलॉजी का, वो इतना लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश का इतिहास जो है वो इस तरह का नहीं है, वो एक टॉलरेंस का इतिहास है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व के नाम पर लोग 30-35 साल, 50 साल, जितना ये सोच रहे हैं कि कम से कम 50 साल राज करेंगे, लोग इनसे जुड़े रहेंगे। शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं है। अब देखना यह है कि 2024 के इलेक्शन में हमें बीजेपी को क्या मिलता है, ये देखना पड़ेगा।
उसके बाद ही हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि लोग ये इस हिंदुत्व नेशनलिज्म के नैरेटिव से उकता गए हैं। तो वो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये 5 राज्यों का चुनाव जो है उसके बारे में मैं इतना कहूंगा कि पिछले बार भी जब ये चुनाव हुए थे तो उसका लोकसभा पर कुछ असर नहीं हुआ। इस तरह की बातें बार बार लोग कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार विधानसभा के जो चुनाव होते हैं लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले, वो उसका असर कभी भी लोकसभा के आने वाले चुनाव पर नहीं होता। ये कोई नियम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे उसका जरूर असर 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस पे होगा, क्योंकि उस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई है। बुशरा जी जी बिल्कुल। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इन 5 राज्यों में मोदी जी ही चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं है, रमन सिंह चेहरा नहीं है। तो ये सारी बातें भी याद रखने की जरूरत है कि बार बार जो इलेक्शन कैंपेन का थीम सॉन्ग से लेकर जो पोस्टर्स, तमाम चीजें जो जारी की गई वो मोदी जी को सेंटर में रखकर उन्हीं का पोस्टर जो है वो बनाया गया। और लगातार वो बार बार कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है। वो ये नहीं कहते वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह की गारंटी है उस स्टेट में, बल्कि गारंटी सिर्फ मोदी की होती है। और मोदी जी जहां जहां इवेंट होता है वहां वहां जरूर मौजूद रहते हैं। तो अभी ये जरूर जी आप अपनी बात जी शिवा जी वाइंड अप करूंगी फिर मैं। मैं इतना याद दिलाऊंगी कि मोदी साहब से एक बच्चे ने कहा था कि मैं कैसे प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो उसको जवाब ये दिया था कि 2024 के बाद सोचना। और बल्कि 2024 के भी आगे का उन्होंने जिक्र किया था कि उसके बाद सोचना। अब इसके अलावा अमित शाह साहब ने कई बार ये बात कही है कि हम 50 सालों के लिए आए हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्होंने सार्वजनिक उसमें देने में, जवाब देने में, तो ये भाषा लोकतंत्र की नहीं है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा बोलना अहंकार माना जाता है और जनता को अहंकार पसंद नहीं है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जनता और विपक्ष दोनों इस बात पर नजर रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये सिर्फ वोटों पर डिपेंडेंट होते तो मणिपुर पे खामोश नहीं रह सकते थे। अगर ये वोटों पे डिपेंडेंट होते तो SC/ST की इतनी बड़ी आवाम है, उनके ऊपर पेशाब हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो जनता से मुंह मोड़ चुके लोग हैं, इनको जनता नहीं चाहिए ऐसा लगता है। तो इनको फिर क्या चाहिए और ये कैसे जीतेंगे? ये कैसे जीतेंगे का जो सवाल है, ये अहम सवाल है, इस पर बने रहना चाहिए। ठीक है, कैंपेन और अच्छा काम, गुड वर्क और अच्छी नीतियां भूपेश सरकार की, बघेल सरकार की, सब कुछ अपनी जगह है, मगर ये मत भूलिए कि 50 साल के लिए आए हैं या 3 बार, तो अभी आपको सोचना ही नहीं, 3 बार के बाद आपको सोचना है। तो उसका जो मोडस ऑपरेंडी है उस पर नजर रखिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आइडियोलॉजी का जहां तक सवाल है, देखिए नफरत की जो अफीम है उसमें जो सम्मोहित अवाम है, हो सकता है उस पर ज्यादा असर अभी भी ना पड़े, क्योंकि उनका तर्क ये नहीं है, वो अपने इस अवतारी पुरुष को इसलिए नहीं लाए थे कि विकास होगा, ये तो कहने के लिए कहना पड़ता है इसलिए विकास की बात की। उनकी जो बुनियादी अहिर्ता है, जो उनका मेरिट था वो 2002 था। 2002 की वजह से जिनको वो पसंद है वो लोग नहीं बदलेंगे। तो इसलिए ये याद रखिए कि जो लोग सम्मोहन में चले गए थे थोड़े वक्त के लिए कि विकास होगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये होगा, उनको ये बात उन तक जरूर पहुंच जाए। और तीसरी बात यह है कि 32% के बरक्स जो वोटर है, उस वोटर को एक साथ रहना है, इस पर मुकम्मल काम होना चाहिए। तो अभी तो ये राज्यों के चुनाव है, तो हम लोग ये बात जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो 2024 का चुनाव है उसमें हमें ये देखना है कि 32 बहुत छोटी संख्या होती है, बहुत छोटा प्रतिशत होता है, लेकिन 32 के बरक्स जो है वो बिखरा हुआ है, उस पर काम करना है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं इस लोकतंत्र को अगर बचाना। ये इस बार नहीं बचा तो जैसे सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं, फिर ये गया मामला आपके हाथ से। जी बिल्कुल। और जो खदशा जो आप जता रही हैं, जो आप एक कहते हैं बिटवीन द लाइंस जिनको पढ़ा जा सकता है, जो आप बातें कह रही हैं, उनके बारे में सत्यपाल मलिक से लेकर कांग्रेस के कुछ लीडर्स से लेकर और टीएमसी के कुछ लीडर्स, यहाँ तक कि शिवसेना के लीडर्स भी इस बारे में चेता चुके हैं। वो लोगों को पहले ही बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं कि आपको कैसे सतर्क रहना है, किस तरह की सियासत ये पार्टी करती है और वो कुछ भी कर सकती है। ये तमाम बातें उन नेताओं की तरफ से लगातार जनता को आगाह करने के लिए
कही जा रही हैं, क्योंकि 2024 में ये कहना है तमाम नेताओं का, ये कोई आम चुनाव होने नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही सही 28 दल एक साथ आकर खड़े हुए हैं और अब वो देखना है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद उनकी भूमिका कैसे होती है और वो किस तरह से जनता के बीच में जाते हैं। ये एक चैलेंज है और इसको देखना होगा। फिलहाल हम बात क्योंकि 5 राज्यों की करें, इसलिए हम बात स्टेट लीडरशिप की सबसे ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट हम कर रहे हैं। 3 दिसंबर को ये भी पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम के जुड़ने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव की तमाम जो वीडियोज हैं उनको देखते रहिए, सराहते रहिए, शेयर करते रहिए।